नमस्कार साथियों, किसान एकेडमी में आप सबका स्वागत है। और साथियों, राज्य व्यवस्था की क्लास में आज हम लोग थोड़ा सा संविधान सभा के बारे में समझेंगे। और मैं आपको पहले ही बता दूं कि संविधान सभा की जो एक टॉपिक हम पढ़ने चल रहे हैं, ये पूरी तरह से यूपीएससी के प्रीलिम्स और स्टेट एग्ज़ाम के प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ से मेंस के क्वेश्चन नहीं बनेंगे, ठीक है। तो टोटली फैक्चुअल टॉपिक है। आइए इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट जो असेंबली थी, इसका क्या स्ट्रक्चर था, इसमें कैसे कैसे सदस्यों को लाया गया, इन सारी चीज़ों पर हम बातचीत करेंगे। तो आप जानते हैं दोस्तों कि एक लंबा दौर था हमारे यहाँ ब्रिटिश उपनिवेश का, और लगातार हमने संघर्ष किया अंग्रेज़ों के साथ। और अंततः एक दिन आया कैबिनेट मिशन के रूप में, जो 46 में आया, और सहमति मिली हमको भारतीय संविधान बनाने की, और हमने अपना संविधान बनाया भी अच्छे से। तो आज उसी की पूरी चर्चा हम लोग करेंगे। तो देखिए कि अगर हम संविधान सभा की बात करें तो तिलक का नाम आपने सुना होगा, बाल गंगाधर तिलक। और बाल गंगाधर तिलक का जो स्वराज विधेयक उन्होंने बनाया था, स्वराज एक बिल बनाया था 1895 में, उसमें सबसे पहली बार संविधान सभा का संकेत मिलता है। यानी कि जो स्वराज बिल बनाया गया था उसमें ये बात थी कि भारत को आज़ादी मिले और भारतीयों का संविधान भारतीयों द्वारा बनाया जाना चाहिए। एक संविधान सभा चुनी जाए और वो भारत का संविधान बनाए। यानी कि अगर हम आपसे कहें कि पहला फैक्ट क्या होगा, तो आप कहेंगे कि संविधान, सब नोट करेंगे आप, सभा का सांकेतिक उल्लेख। बाल गंगाधर तिलक का जो स्वराज विधेयक था, (1895) में, ये किसका था? तिलक का था। इसमें पहली बार संविधान सभा का संकेत इसमें मिलता है। आगे देखेंगे आप कि 1922 में महात्मा गांधी जी ने कहा था, कब? 1922 में गांधी जी ने कहा था कि भारतीयों का संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होना चाहिए। यानी कि भारतीयों की इच्छानुसार भारतीय संविधान हो, ये गांधी जी ने कहा था 1922 में ये बात आई। आप देखेंगे कि जो नेहरू रिपोर्ट थी 1928 में, नेहरू समिति में जो रिपोर्ट दी गई थी, उसमें भी संविधान सभा बनाने की मांग की गई थी। यानी 1928 नेहरू समिति और इसमें एक संविधान सभा बनाने की मांग की गई थी, और कहा गया था कि एक संविधान सभा का गठन हो जो भारत का संविधान तैयार करे। ये नेहरू रिपोर्ट में था। 1934 में जो कांग्रेस का पटना अधिवेशन था, कांग्रेस, देखिए अभी नेहरू रिपोर्ट है, ये सब अभी कांग्रेस से मतलब नहीं है। 1934 में कांग्रेस का पटना अधिवेशन, और इस अधिवेशन में संविधान सभा की मांग कांग्रेस के मंच से पहली बार की गई।
ठीक है। कांग्रेस पटना अधिवेशन में संविधान सभा की पहली बार मांग की गई। 1940 आपको पता है बहुत ही फेमस है अगस्त प्रस्ताव, और उस प्रस्ताव में आप जानते हैं कि अंग्रेज़ों की तरफ से ये था कि भाई वर्ल्ड वार में भारतीय हमारा सपोर्ट करें और हम वर्ल्ड वार के बाद क्या करेंगे, भारतीयों को आज़ादी के बारे में सोचेंगे हम। तो जो 1940 है, 1940 अगस्त प्रस्ताव, इसमें अंग्रेज़ों ने पहली बार संविधान सभा की मांग को कानूनी रूप से स्वीकार कर लिया। स्वीकार कर लिया क्योंकि उनके सामने कोई ऑप्शन भी नहीं था। उनको ये लग रहा था कि हम वर्ल्ड वार में अगर तभी बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं जब हमारा भारतीय साथ थे। और कानूनी रूप से संविधान सभा की मांग को 1940 में अंग्रेज़ों ने स्वीकार किया। और आप जानते हैं 24 मार्च 1946 को मार्च 1946 को भारत में एक संविधान सभा के गठन करवाने के लिए एक मिशन भेजा गया जिसको कहते हैं कैबिनेट मिशन, और ये भारत पहुंच गया। कैबिनेट मिशन के बारे में आप जानते हैं कि इसमें 3 लोग थे। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो भारत के सेक्रेटरी थे, भारत स्टेट के सेक्रेटरी थे ब्रिटेन में। पैथिक लॉरेंस के अलावा स्टेफर क्रिप्स और ए.बी. अलेक्जेंडर, यानी कौन कौन से थे? पैथिक लॉरेंस, ए.बी. अलेक्जेंडर और स्टेफर्ड क्रिप्स। ये 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन था। और कैबिनेट मिशन जब भारत पहुंचा तो इसने संविधान सभा के निर्माण की पूरी कहानी स्टार्ट की, और यहीं से कहा जाता है कि भारत का संविधान सभा का गठन का रास्ता स्पष्ट हो गया कैबिनेट मिशन के आने के बाद। तो ये एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य रहा। और आप देखेंगे कि अब ये हो गया कि अब संविधान सभा का चुनाव होना चाहिए, कैसे इसकी प्रक्रिया होगी, वो सारी चीज़ें तय होना शुरू हुई। तो अब देखिए, संविधान सभा के जो सदस्य थे, इन सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से हुआ क्योंकि विधान सभा के सदस्यों ने संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया। इसका मतलब यह है कि जो संविधान सभा है के जो सदस्य इनका अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ था, यानी डायरेक्ट जनता ने इनको नहीं चुना, अप्रत्यक्ष चुनाव। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जनता ने एमएलए का चुनाव किया, विधायकों का चुनाव किया, यानी किसका? विधान सभा सदस्य का चुनाव किया, सदस्यों का चुनाव किया। और इन विधान सभा के सदस्यों ने संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया। सभा के सदस्य इनका चुनाव किया। इसका मतलब ये है कि जनता ने प्रत्यक्ष रूप से विधान सभा के सदस्यों का चुनाव नहीं किया, जनता ने विधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया और विधान सभा के सदस्यों ने संविधान सभा के सदस्यों को चुना।
इसका मतलब कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया गया था। आप देखेंगे कि यहाँ पर जो प्रणाली चुनी गई थी वो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का चुनाव हुआ था। इस पद्धति को हम आपको बताएंगे, अभी नहीं, जब हम राष्ट्रपति का चुनाव पढ़ाएंगे तब आपको इस प्रक्रिया को समझाएंगे कि क्या होती है ये एकल संक्रमणीय, या उसी को एकल हस्तांतरणीय कहते हैं, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। तो इसको हम बताएंगे आपको जब राष्ट्रपति का चुनाव पढ़ाएंगे तब। तो यानी संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था, तो अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा इनका चुनाव किया गया था। आगे देखिएगा कि इसके लिए एक अनुमान लगाया गया था कि फिक्स किया गया था कि 10 लाख जनता पर एक संविधान सभा का मेंबर होना चाहिए। इन 10 लाख के जनता पर एक संविधान सभा के सदस्य चुने जाने का प्रावधान किया गया था। चुनाव पृथक निर्वाचक मंडल बना करके किया गया था। इसका मतलब क्या है, जो चुनाव हुआ वो हुआ दोस्तों पृथक निर्वाचक मंडल बनाकर। थोड़ा सा हम पृथक निर्वाचक मंडल क्या होता है इस पर आपको चर्चा कर दें, समझ लीजिए। पृथक निर्वाचक मंडल से आशय ये होता है कि इसमें वोट डालने वाला यानी मतदान करने वाला और चुनाव लड़ने वाला एक ही वर्ग से होता है, चाहे वो जाति का आधार हो, चाहे वो धर्म का आधार हो, संप्रदाय का आधार हो, उससे मतलब नहीं। अगर एक पृथक निर्वाचक मंडल बना, निर्वाचक मंडल का मतलब इलेक्टोरल कॉलेज जो होता है, इसका मतलब ऐसे लोग जो वोट करते हों उनको हम कहते हैं निर्वाचक मंडल। तो पृथक निर्वाचक मंडल का मतलब यह है कि जैसे इसमें चुनाव लड़ने वाला और प्लस मत देने वाला यानी मतदान करने वाला, दोनों एक ही संप्रदाय से हो, एक ही संप्रदाय से। इसको हम व्यवहारिक आपको बताते हैं और इसकी ज़रूरत क्या है, इसका महत्व क्या है, इसको भी समझाने का प्रयास आपको हम करते हैं। जैसे देखिए, मान लिया कि भारत जैसा देश जहाँ पर मुस्लिम एक अल्पसंख्यक वर्ग के रूप में रहता है, लेकिन संख्या फिर भी अच्छी खासी है। अच्छा, देश में सारे कानून नियम संशोधन जो करता है वो संसद करता है। संसद मतलब लोकसभा और राज्यसभा। अब जब नियम यही लोग बनाते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि हर धर्म के प्रतिनिधि लोकसभा और राज्यसभा में होने चाहिए, नहीं तो अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव की संभावना है। जैसे मान लिया सपोज दैट कि इस लोकसभा में सारे मेंबर हिंदू समाज से चले जाएं, राज्यसभा में भी सारे हिंदू समाज से चले जाएं, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो मुस्लिम धर्म के लोगों का भी हित सोचें। हो सकता है कि वो केवल हिंदुओं के बारे में ही सोचें, ऐसे भेदभाव हो सकते हैं। इसलिए ऐसे जगहों पर पृथक निर्वाचक मंडल की आवश्यकता पड़ती है। इसमें ये निश्चित हो जाता है कि इतने मेंबर तो कम से कम मुस्लिम रहेंगे, इतने मेंबर तो सिख रहेंगे, इतने मेंबर तो बौद्ध रहेंगे, इतने मेंबर तो जैन रहेंगे। वो पहले से क्लियर कर दिया था। कैसे, समझिएगा। सपोज दैट कि ये एक कोई स्टेट है, एक कोई राज्य, मान लिया उत्तर प्रदेश ही है। अब उत्तर प्रदेश में जो सीटों की संख्या लोकसभा की है वो कितनी है, 80 लोकसभा की सीट है। क्या आपको लगता है कि अगर उत्तर प्रदेश के समस्त हिंदू जो धर्म के लोग हैं वो एक तरफा हो जाएं,
कि हमें हिंदू को ही जिताना है, तो क्या कोई मुस्लिम जीत पाएगा? नहीं जीत पाएगा। एक आध सीट छोड़ के, जैसे रामपुर में मुस्लिमों की संख्या हिंदुओं से ज़्यादा है, रामपुर डिस्ट्रिक्ट में, तो एक आध छोड़ करके बाकी समस्त सीटों पर हिंदू प्रत्याशी की विजय हो जाएगी। यानी एक भी मुस्लिम सांसद, या एक छोड़ के, एक आध छोड़ के, या मान लिया रामपुर की अगर ले लेते हैं तो 79 मेंबर तो चले गए हिंदुओं के, एक मुस्लिम गया। अब क्या लगता है कि यूपी के जो मुस्लिम हैं उनका हित सुरक्षित वहाँ हो सकता है? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब हम चाहते हैं कि नहीं, उत्तर प्रदेश से कम यार 20 तो मुस्लिम सांसद जाएं। हम ये चाहते हैं कि 20 सांसद तो कम से कम मुस्लिम जाएं, और 55 कम से कम हमने कह दिया हिंदू जाएं, और 5 अन्य कर दिया। हमने कहा कि अन्य वाले बौद्ध, सिख इसमें बांट दिया, ईसाई में बांट दिया, जो भी है। चाहता हूँ कि सबके प्रतिनिधि वहाँ पर पहुँचें। तो आप क्या करिए, जो ये 55 सीटें हैं मान लिया हिंदुओं के लिए अलाट हुई हैं, तो आप 55 इसमें क्षेत्र बना दीजिए। यूपी मान लिया यूपी है तो इसमें 55 क्षेत्र ऐसे क्या कर दीजिए, बना दीजिए। अब ये 55 सीटें हो गई, तो छोटे छोटे क्षेत्र बनेंगे ही। 55 टुकड़ों में यूपी को आप क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए। अब इन 55 सीटों पर हिंदू लड़ेंगे, जिनको लड़ना होगा वो हिंदू लड़ेंगे, और इनको वोट देने वाले ही सिर्फ हिंदू होंगे। क्लियर? अब हमने 20 मुस्लिम के लिए तय किया है, तो इसी यूपी को हमको 20 खंडों में बांटना पड़ेगा। एक क्षेत्र मान लिया हमने ये बना लिया, एक क्षेत्र हमने बना लिया, ये जब 20 ही क्षेत्र हैं थोड़ा बड़े बड़े बनेंगे। मान लिया हमने 20 क्षेत्र ये बना लिया मुस्लिमों के, ये लोकसभा क्षेत्र हो गए। यानी पूरे यूपी को हमने पुनः बांटा 20 क्षेत्रों में। अब इन 20 क्षेत्रों में लड़ने वाला प्रत्याशी जो होगा वो मुस्लिम ही होगा, और मत देने वाले भी कौन होंगे, वो इन्हीं के संप्रदाय के होंगे, यानी मुस्लिम वोट डालेंगे। तो 20 चुन लिए गए मुस्लिम पूरे प्रदेश से, नहीं हो गया। 55 चुन लिए हिंदू, 5 मान लिया है। 5 में मान लिया हमने कहा कि 2 सिखों के लिए अलाट कर दिया गया कि सिख 2 होना चाहिए सिखों के लिए। तो पूरे यूपी को हम कितने खंड में बांट देंगे, 2 खंड में बांट देंगे। इसमें लड़ने वाले भी 2 सीटों में क्या होंगे, सिख ही होंगे, और मत देने वाले भी सिख होंगे। इसी को कहते हैं पृथक निर्वाचक मंडल। इससे ये होता है कि संविधान सभा में हर संप्रदाय के लोग पहुंच जाएंगे, क्योंकि संविधान बनने जा रहा था ना देश का, देश उसी से चलता है, संविधान से ऊपर थोड़ी कोई है। अब ये मान लिया कि अगर किसी संप्रदाय के लोग नहीं जाते, तो क्या कोई ज़रूरी है कि संविधान में उनके लिए कोई हितों की बात की जाए? इसलिए ये सब व्यवस्था की गई थी। पृथक निर्वाचक मंडल बना करके चुनाव करवाया गया था अप्रत्यक्ष रूप से। 10 लाख पर एक संविधान सभा के मेंबर का चुनाव हुआ था। इसके अलावा आप देखेंगे कि ब्रिटिश प्रांत से जो निर्वाचित संख्या थी, या रियासतों से जो संख्या थी, वो सबकी हम बात कर लेते हैं, कितने कितने लोग कहाँ से चुने गए थे। तो आप देखिएगा, संविधान सभा के सदस्य तो इनकी कुल संख्या थी 389, 389, और इसमें 2 तरह के सदस्य थे। आप जानते हैं कि जब देश हमारा आज़ाद होने के कगार पे ही था, 46 की बात थी, तो उस समय जो ब्रिटिश रियासतें हुआ करती थी वो भी आज़ाद होने की कगार पे तय हो गया कि उनको फ्री कर दिया जाएगा, और जो ब्रिटिश कब्जे में डायरेक्ट भारत था उसको भारत सरकार को सौंप दिया जाएगा। तो एक तो ब्रिटिश प्रांतों से आए सदस्य, जिनका क्या हुआ, चुनाव हुआ। जो ब्रिटिश प्रांत थे वहाँ से चुनाव हुआ, और प्लस इसमें क्या थी, देसी रियासतें थी। यहाँ से क्या हुआ, सदस्यों का मनोनयन किया गया। जो राजा थे वो अपने यहाँ से मेंबर भेज दिए। यानी यहाँ पर चुनाव द्वारा
सदस्यों का चुनाव हुआ और यहाँ पर जो देसी रियासतों से आए इनका क्या हुआ, मनोनयन। इतनी बात आपको समझ में आई। यानी ब्रिटिश प्रांतों से चुनाव हुआ और जो देसी रियासतें थी वहाँ से अपने सदस्यों को वो मनोनीत करके क्या कर दिए, भेज दिए। अब अगर हम देखें संविधान सभा में 389 थे, ब्रिटिश प्रांत और कमिश्नरी मिलाकर के 296 लोग आए। कितना, 296। यानी कि अगर इसमें भी हम देखें तो डायरेक्ट प्रांतों से 292 सदस्य और जो कमिश्नरी इनकी हुआ करती थी बंगाल, बम्बई, ये सब, कमिश्नरी से जो लोग आए वो थी संख्या 4। यानी 296 जो लोग थे इनका चुनाव हो करके, मतलब चुनाव हुआ था, ये पहुंचे थे। अगर हम मनोनयन की बात करेंगे देसी रियासतों से तो 93 जो मेंबर थे, 93 जो मेंबर थे वो इनका क्या हुआ, मनोनयन हुआ। ठीक, तो इस प्रकार से 389 मेंबर थे। अगर मैं आपसे कहूं कि सबसे ज़्यादा कहाँ से चुनाव हुआ था तो आप देखेंगे सर्वाधिक सदस्य जो चुन करके आए थे वो संयुक्त प्रांत से आए थे, जो वर्तमान उत्तर प्रदेश है। यानी संयुक्त प्रांत से सर्वाधिक सदस्य चुन करके आए थे दोस्तों। और इसमें आप जानते हैं कि 55 सदस्यों का चुनाव हुआ था और जो असम प्रांत था, असम से सबसे कम, यहाँ से 8 मेंबरों का चुनाव हुआ था। क्लियर। मनोनयन की बात अगर हम करें तो मैसूर रियासत से सबसे ज़्यादा 7 सदस्यों का मनोनयन हुआ था। यानी मैसूर से सर्वाधिक, सात। और हैदराबाद मुँह फुलाया हुआ था। हैदराबाद रियासत से कोई भी मेंबर मनोनीत होकर के नहीं आया था। ये व्यवस्था हो गई। ध्यान रखिएगा कि जो इनका चुनाव हुआ था वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था यहाँ पर नहीं थी। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम जैसे वर्तमान में क्या है, लोकसभा में वोट डालते हैं तो व्यवस्था क्या है कि 18 साल की आयु जैसे ही पूरी कर लेगा कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या ना पढ़ा लिखा हो, किसी भी सेक्स का हो, मतलब चाहे वो स्त्रीलिंग हो, पुल्लिंग हो, न्यूट्रल जेंडर हो, कोई भी हो, सबको मत देने का अधिकार मिल जाएगा, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो। यानी यहाँ पर क्या है, चाहे अंबानी साहब का एक वोट हो चाहे एक मजदूर व्यक्ति का वोट हो, कीमत दोनों की लोकतंत्र में बराबर होती है। इसका मतलब यह है, इसको हम कहेंगे सार्वभौमिक मताधिकार। तो वर्तमान में जो चुनाव होते हैं उसमें सार्वभौमिक मताधिकार का सिद्धांत पाया जाता है, लेकिन जो संविधान सभा की सदस्यों का चुनाव हुआ था यहाँ पर सार्वभौमिक मताधिकार की व्यवस्था नहीं की गई थी। इसका मतलब जो ये जनता थी इसमें कुछ ही लोगों को वोट देने का अधिकार मिला। यानी हम यहाँ पर लिख देते हैं सार्वभौमिक मताधिकार नहीं था। तो इसका मतलब क्या है? तो फिर कौन लोग थे? ऐसे लोग इसमें शामिल किए थे जो 2 चीज़ें उनके पास हों। एक तो शिक्षित होने चाहिए और एक क्या हो, उनके पास संपत्ति भी होनी चाहिए। 2 चीज़ें, ऐसे लोगों को ही मत देने का अधिकार मिला था संविधान सभा में। और यही कारण है
कि मात्र 14% के आसपास जनता ने संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया। यानी कि ऐसे लोग जो एकदम से गरीब थे, जिनके पास कोई भी संपत्ति नहीं थी, पढ़े लिखे नहीं थे, ऐसे लोगों का संविधान निर्माण में कोई योगदान नहीं था। ये बात समझ में आ गई। यानी 14% के आसपास लोग थे। जो संविधान सभा का गठन हुआ, इसमें ध्यान रखा गया कि विभिन्न संप्रदाय या समुदाय के प्रतिनिधियों को इसमें लाया गया था, इसकी व्यवस्था की गई थी। जैसे कुछ हम नाम ले लेते हैं, आपके प्रीलिम्स में पूछा जाएगा। कुछ नाम हम लेते हैं, जैसे आप देखेंगे कि जो एंग्लो इंडियन है, यानी आंग्ल भारतीय समुदाय के जो प्रतिनिधि बनाए गए थे, जो इनका पक्ष रखने के लिए जिनको लाया गया था, वो थे फ्रैंक एंथोनी। आंग्ल भारतीय समुदाय क्या होता है, इस पर हम चर्चा करेंगे आगे। आंग्ल भारतीय समुदाय से आशय ये होता है कि ऐसे अंग्रेज या ब्रिटिश के लोग जो देश आज़ादी के बाद भारत में ही रह गए, भारत के ही नागरिक बन गए, वो यहीं की नागरिकता लेकर के बस गए, तो उनको कहा जाता है आंग्ल भारतीय, एंग्लो इंडियंस। तो एंग्लो इंडियंस की संख्या हमारे भारत में है, ठीक ठाक है। गोवा में आप जाए, गोवा हो, पांडिचेरी, ये सब एरिया जो है वहाँ पर बहुत अधिक संख्या है। तो इनका भी कोई प्रतिनिधि होना जरूरी था, इसलिए फ्रैंक एंथोनी को आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए लाया गया था। अगर हम देखें अनुसूचित जनजाति के लिए, तो अनुसूचित जनजाति के लिए देखिएगा, यानी जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स लोग थे, इनके प्रतिनिधि के रूप में आए थे जयपाल सिंह। जयपाल सिंह को नियुक्त किया गया था। अगर मारवाड़ी समुदाय की बात की जाए तो डीपी खेतान साहब थे। मारवाड़ी समुदाय, इसके लिए इनके प्रतिनिधि के रूप में थे डीपी खेतान साहब। ओके। पारसी समुदाय की बात अगर आप करें तो पीएच मोदी। पारसी समुदाय के प्रतिनिधि के रूप में थे पीएच मोदी। ओके। तो ये प्रतिनिधि यहाँ पर चुने गए थे। ध्यान रखिएगा कि बाद में जो ये डीपी खेतान साहब थे, मारवाड़ियों के जो प्रतिनिधि के रूप में थे, इनकी हो गई मृत्यु। इनकी क्या हो गई? मृत्यु। तो फिर इनकी जगह पर टीटी कृष्णाचारी को लाया गया था। ये ध्यान रखिएगा कि इनकी मृत्यु के पश्चात, इनकी मृत्यु, तो इनकी जगह पर लाया गया था टी कृष्णाचारी। इनकी जगह पर आए थे। डीपी खेतान की मृत्यु हो गई थी, आप जानते हैं, और उनकी जगह पर टीटी साहब को लाया गया था। जुलाई में कहिए, जुलाई 1946 में संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव क्या हो गया? समाप्त हो गया। कब हुआ? यानी जुलाई में संपन्न हो गया संविधान सभा का चुनाव, जुलाई 1946 में। क्लियर? अब चलिए देखते हैं आगे। एक पॉइंट इसमें और लिख लीजिए, संविधान सभा में 15 महिलाएं थीं। नाम आपको नहीं जानना है, ठीक है? नाम आपको नहीं जानना है, बस ध्यान रखिएगा। एक नाम याद रखिएगा, बेगम एयाज रसूल। बेगम एयाज रसूल एक महिला थी, इसमें 15 महिलाएं इसमें थीं। और संविधान सभा की सदस्यता को अस्वीकार करने वाले में, जिन्होंने संविधान सभा की सदस्यता को लिया ही नहीं, अस्वीकार कर दिया, उसमें 2 नाम आप याद रखिएगा। एक है तेज बहादुर सप्रू
है ना, टीबी शपरू, और एक है जयप्रकाश नारायण, यानी कि संविधान सभा सदस्यता अस्वीकार करने वाले 2 लोग थे। एक हैं टीबी शपरू और एक थे जयप्रकाश नारायण। ये 2 लोग ऐसे थे जिन्होंने संविधान सभा की सदस्यता लेने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। ये सारी चीज़ें हों। अब थोड़ा सा इसका कार्यप्रणाली समझिए। संविधान सभा जो होती थी दोस्तों ना, इसमें जो भी निर्णय होता था, चाहे किसी भी मुद्दे पर, जैसे हर अनुच्छेद पे चर्चा हुई, हर भाग पे चर्चा हुई कि किसको कैसे रखा जाए, किस रूप में रखा जाए, सब पे चर्चा होती थी, लेकिन कुल मिलाकर के निर्णय एक मत से, सर्वसहमति ली जाती थी। यानी कि संविधान सभा में जो निर्णय होते थे वो एक मत से होते थे। ये नहीं कि चलो इस पर वोटिंग कर लेते हैं और जो जिसके ज़्यादा मत जिस तरफ होंगे वो मत मान लिया जाएगा, नहीं। यहाँ बात होती थी, विचार होते थे, सबको समझा बुझा करके एक प्लेटफॉर्म पे एक विचार पर लाया जाता था। यानी कोई भी निर्णय संविधान सभा में जो होते थे वो एक मत से लिए जाते थे। इसके अलावा आप जानते हैं संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा संविधान सभा को बना। सब पॉइंट आप अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, ठीक है। पीडीएफ में भी भेज देंगे आपको। और आप देखेंगे इसके लिए कुल 11 अधिवेशन हुए और 166 दिन बैठक हुई और 114 दिन इस पर बहस चली। और अंतिम बार जो एक अधिवेशन हुआ, यानी कुल मिलाकर के 12 अधिवेशन इसके लिए हुए। 166 दिन बैठक हुई, 114 दिन इस पर बहस हुई और अंतिम बैठक जो हुई थी वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी और उसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति चुने गए। ये सब पॉइंट आप लिख लीजिएगा, ओके। ध्यान रखिएगा कि जो संविधान सभा की बैठकें होती थी दोस्तों, इसमें जनता को, प्रेस को भाग लेने की स्वतंत्रता दी गई थी कि इसमें आप बैठ सकते हैं, देख सकते हैं, कार्रवाई को सुन सकते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक चर्चित व्यक्ति रहे संविधान बनाने को लेकर के, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का चुनाव जो हुआ था वो बॉम्बे से हुआ था। हालांकि पहले इधर बंगाल से हुआ था, लेकिन जब बंटवारा हो गया तो वो हिस्सा चला गया, पूर्वी बंगाल चला गया, बांग्लादेश यानी पाकिस्तान बन गया, पूर्वी पाकिस्तान। तो फिर वो कैंसिल हुआ और उसके बाद फिर इनका चुनाव हुआ बॉम्बे से अंबेडकर साहब का। विभाजन के बाद आप देखेंगे कि सदस्यों की संख्या क्या, ये जो हम बता रहे हैं ये विभाजन से पहले की घटना है। विभाजन के बाद संख्या क्या हुई, घट गई। विभाजन पश्चात क्या स्थिति रही, तो इसमें आप देखेंगे कि जो ब्रिटिश प्रांत थे वहां पर 229 बचे, ठीक है। कितने बचे? 296 से 229 बचे ब्रिटिश प्रांत से 229। और जो देसी रियासतें थीं उन देसी रियासतों से 70 लोग बचे जो कि 93 थे। लोग बचे, यानी कि कुल मिलाकर के 299। ये बंटवारे की बात की घटना है, ठीक है ना। ये स्थिति बनी और आप जानते हैं कि जिस दिन ये संविधान संविधान बन गया था और अंतिम जो बैठक हुई थी उसमें
284 सदस्य उपस्थित हुए थे। अंतिम जो बैठक हुई थी उसमें 284 लोग उपस्थित हुए थे। संविधान सभा में अगर देखेंगे तो अलग अलग विषयों के लिए अलग अलग समितियों का भी निर्माण किया गया था और 22 समितियों का क्या किया गया था, गठन किया गया था, जिसमें एक समिति आपको मैं पढ़ा रहा हूँ और बाकी समितियों को आप क्या करिएगा, एक बार थोड़ी नज़र डाल दीजिएगा कि किस समिति का कौन चेयरमैन रहा है, यानी अध्यक्ष कौन रहा किस समिति का, वो आप एक लिस्ट बना लीजिएगा। हम आपको लिस्ट यहाँ पर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको काम कर लेना है, बाकी आपको बहुत ज़्यादा उसमें डिटेल में जाके नहीं पढ़ना है। जो प्रारूप समिति है उसके बारे में हम चर्चा कर दे रहे हैं। तो कुल मिला के संविधान बनाने में कुल कितनी समितियों का निर्माण हुआ था, तो 22 समितियों का निर्माण हुआ था। और जिसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण थी प्रारूप समिति, और इस प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को इसका अध्यक्ष बनाया गया था प्रारूप समिति का। लेकिन इनके जो मेंबर थे दोस्तों, इनको भी आप याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी इसमें मेंबर पूछता है। तो देखिए इसमें मेंबर में क्या थे, एक तो थे NG स्वामी अयंगर, NG स्वामी अयंगर, एक थे कृष्णा अय्यर, एक सादुल्ला साहब थे, ठीक है, सादुल्ला साहब थे, KM मुंशी और N माधवराव, N माधवराव। इसमें आप देखेंगे कि जो माधवराव साहब थे वो एक मित्र साहब थे और उनकी मृत्यु हो गई, उनकी जगह पर ये माधवराव साहब आए थे। और कृष्णामाचारी इसमें जो आए थे वो DP खेतान की जगह पर आए थे। कृष्णामाचारी TT इनकी जगह पर ही आए थे। तो इतने लोग थे, 7 सदस्यीय प्रारूप समिति थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे, आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इसमें NG स्वामी अयंगर, कृष्णा अय्यर, सादुल्ला, KM मुंशी, M माधवराव, TT कृष्णामाचारी। TT कृष्णामाचारी आप जानते हैं कि खेतान साहब की जगह पे आए थे। और जो मित्र थे BL मित्र के स्थान पर आए थे माधवराव। ये हो गई। इसमें कुछ और हैं, जैसे नियम एवं संचालन समिति, एक और इम्पॉर्टेंट है, इसमें देख लीजिए, नियम एवं संचालन समिति। नियम और संचालन समिति के जो चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, एक समिति और जान लीजिए, मौलिक अधिकार संबंधी जो समिति थी वो उसके अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक यानी FR प्लस अल्पसंख्यकों के संबंधित जो समिति बनी थी, इसके जो चेयरमैन थे वो वल्लभ भाई
पटेल थे। अगर हम कहें झंडा समिति या राष्ट्रीय ध्वज संबंधी जो समिति थी, इसके अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राष्ट्रीय ध्वज संबंधी जो समिति बनाई गई थी, इसके चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, एक और समझिए, फंडामेंटल राइट हो गया। एक और है संघीय शक्ति एवं संघीय संविधान। संघीय शक्ति एवं संघीय संविधान के जो चेयरमैन बनाए गए थे वो JL नेहरू थे। संघीय शक्ति एवं संघीय संविधान जो समिति बनाई थी, इसके अध्यक्ष थे JL नेहरू साहब। ठीक, और एक और ध्यान रखिएगा कि संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किए गए थे वो BN राव। ये संविधान सभा की संवैधानिक सलाहकार जो बनाया गया था वो थे BN राव। ठीक है, और आप समितियां दो चार जो भी देखना होगा अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों ये संविधान सभा का फैक्चुअल टॉपिक था, इसको याद रखिएगा। इसमें से हमेशा क्वेश्चन प्रीलिम्स भी आपसे पूछे जाएंगे और तथ्य जो आपको मिलेंगे इंपॉर्टेंट लगेगा, इसमें आपको क्या करना है, ऐड कर लेना है। ओके, तो ये आपकी हो गई। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।